इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। तो ये पूरा कोर्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप पावर को कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करेंगे, फिर वहाँ पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वो कोर्स ये वाला है। नेक्स्ट उसके अंदर आएगा स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने कर ही लिया। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ में जहाँ जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन वगैरह की चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, रिलेज हो गए, ये सब तरह की जितनी चीज़ें देखनी है वो सब चीज़ें आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर देखेंगे। ट्रैक्शन में ट्रैक्शन देखेंगे, दैट इज यूटिलाइजेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो अलग पार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर अभी तक आपने जितना पढ़ा था, मतलब सेकेंड यूनिट स्पेशली, फर्स्ट यूनिट तो जनरल इंट्रोडक्शन था, सेकेंड यूनिट के अंदर आपने जितनी चीज़ें पढ़ी थी दैट वाज द मैकेनिकल डिज़ाइन के बारे में आपने पढ़ा था। सैग मैकेनिकली कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, सैग कितना होगा, कितना कम होगा, ज़्यादा होगा, इंसुलेटर्स कैसे लटकाए जाएंगे, कोरोना लॉसेस वगैरह क्या होता है, जनरल मैकेनिकल से रिलेटेड जितने टॉपिक्स थे वो सब पढ़े थे। अब इस यूनिट के अंदर ये जो यूनिट ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें आप बॉदर्ड हैं, इसमें आप परेशान हैं कि उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या क्या होंगे और उनका डिज़ाइन कैसे होता है। तो दिस इज बेसिकली डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। प्रीवियस यूनिट वाज डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल पैरामीटर्स, दिस इज डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में पहले आपने ये पता करा कि अगर लाइन लॉसेज हो गए और पावर ट्रबल ट्रांसफर डिस्टेंस, ये सब चीज़ें सेम रखी जाएँ तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपके सबसे ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद होगा, सबसे ज़्यादा आपके फ़ायदे में आने वाले सिस्टम है, वो आपने पता करा। और वो सारे आपने सारे सिस्टम्स का कंपैरिजन करा, किसके अंदर कॉपर सबसे कम लगने वाला है, ये वाली चीज़ आपने देखी। अब इसके बाद ये तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो ये है ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स। ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, यही है पूरा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन जो उसके अंदर निकल के आता है ट्रांसमिशन में। बेसिकली ट्रांसमिशन के अंदर वो ये है कि अगर आपको बहुत हैवी अमाउंट ऑफ पावर, बहुत सारी पावर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ट्रांसमिट करनी है तो उसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कौन कौन से रहेंगे, ऑब्वियसली 3 ही रहेंगे, RLC तीनों रहेंगे, और उनकी कितनी कितनी वैल्यूज होंगी, क्या हर कंडीशन में सेम रहेगी, आपकी उसकी मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब आपने एक बड़ा डिटेल्ड मॉडल बनाया, बहुत डिटेल मॉडल, अगर मान लीजिए लाइन जो है वो खाली 10 किलोमीटर लंबी है तो क्या वहाँ पे वो डिटेल मॉडल लगाने की जरूरत है। और अगर मान लीजिए आपने छोटा सा मॉडल बनाया तो वो वाली चीज़ अगर बहुत लंबी लाइन है, मान लीजिए 500 किलोमीटर लंबी लाइन है, वहाँ पर क्या आप छोटा वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। और बीच की एक लाइन आ गई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, 200 किलोमीटर की हो गई या मे बी से 100 किलोमीटर की हो गई, वहाँ पर उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे। तो अलग अलग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और इन तीनों के अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किस तरह से फैली हुई रहेगी, इसके मॉडल्स क्या क्या रहेंगे, और इसमें RLC इन तीनों की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, ये चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है इस पार्ट के अंदर, ये वाला पार्ट। तो इसमें पहले तो आप ये देखेंगे कि RL और C इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए उसके RLC के फॉर्मूले क्या होते हैं। आप लिटरली ये वाला काम कर रहे हैं कि इंडक्टेंस L इज इक्वल टू शाई अपॉन आई, याद है, शाई इज इक्वल टू LI, शाई इज इक्वल टू LI, शाई इज इक्वल टू LI, ये फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का, बेसिक फॉर्मूला। जैसे V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू RI होता है, शाई इज इक्वल टू LI होता है, और Q इज इक्वल टू CV होता है। ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो इन 3 बेसिक फॉर्मूले से रेजिस्टेंस आसान चीज़ है, रेजिस्टेंस तो बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी कितनी होगी एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो चीज़ें आपको इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के डिराइव कर रहे हैं। रेजिस्टेंस तो सब जानते ही हैं, वो तो ओम्स लॉ ने पहले डिराइव कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको डिराइव करनी है। ये डिराइव करने के बाद में फिर हम जो कंटिन्यू करेंगे वो ये होगा कि तीनों अलग अलग तरह के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स, इलेक्ट्रिकल मॉडल्स, लॉन्ग ट्रांसमिशन, मीडियम और शॉर्ट लाइन्स के लिए, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट लाइन्स के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग होती है। दैट विल बी द एंड ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ये बताना बेसिक जरूरी था, इसलिए नाउ विल कंटिन्यू। अब देखो रेजिस्टेंस का V इज इक्वल टू RI होता है, एंड वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इतना होता है, सिंपल चीजें हैं। और अगर 2 अलग अलग टेम्परेचर्स हैं T1 और T2, एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है,
तो ऐसे में रेजिस्टिविटी बदल जाती है, और रेजिस्टिविटी T2 पर जो रेजिस्टिविटी होगी रो 2, दैट इज गिवन एज रो 1 इंटू 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू, नई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो 1 पता है, तो दूसरे टेम्परेचर पर T2 पर रो 2 की वैल्यू कितनी होगी, वो दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसमें अल्फा इज नोन एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर कोएफिशिएंट और अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T1, और अल्फा नॉट is the temperature coefficient at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स ऑल। इसका मतलब खाली ये है कि जिस टाइम आप रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी तार के लिए, रेजिस्टेंस क्यों निकालेंगे, लॉसेस निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस का पता होना जरूरी है, इसलिए तो निकालेंगे। और कब निकालेंगे, देखो अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है कि अभी आपने ट्रांसमिशन लाइन लगाई ही नहीं है, आपने कंस्ट्रक्शन अभी किया ही नहीं है उसका, पहला वो स्टेज है। दूसरा वो स्टेज है कंस्ट्रक्शन आपने कर दिया है, अब उसमें सप्लाई देने वाले हैं। तीसरा स्टेज है कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, सप्लाई भी दे दी है, कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। तो एक्चुअली स्पीकिंग तीनों स्टेजेस पर अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खाली एक स्टेज पर करते हैं। पहले ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट करने से पहले आप एस्टिमेशन करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस की निकल के आने वाली है। और मान लीजिए आगरा में आप लगा रहे हैं, तो आगरा में नॉर्मल टेम्परेचर रेंज कितनी रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर आपने एक बार जब लगा दिया, सप्लाई ऑन करने वाले हैं, तब आप एस्टिमेट करेंगे कि इसके हिसाब से कितना वोल्टेज इसके अंदर भेजा जाना पॉसिबल है। हालांकि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मोरलेस दोनों बराबर ही हैं, बट स्टिल पहले कैलकुलेट आप ये वाला काम करेंगे। और फिर एक बार जब आपने सप्लाई इसके अंदर दे दी, तब उसके बाद में अलग अलग टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वो आप इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा बेसिकली दे रहा है 3 स्टेजेस। ठीक, अच्छा, अब आता है इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन स्टेप्स की तरह से अगर आप इसको याद कर लें तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, उल्टे चलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर इसमें सीधे चलना शुरू कर दिया तो पहले वो निकालना है फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स। उसमें उसने IX निकाला, HX निकाला, VX निकाला, फिर शायद इंटरनल निकाल लिया। इतने देर तक आपको ये समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। जिसने ये प्रोसेस पूरा डेरिवेशन जो पूरा डिराइव करा हुआ है, उसने अपना एक सिरे से उसे अगर करना शुरू कर दिया, तो पॉइंट क्या है कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो वो वाली चीज मैं आपको पीछे से पहले बता देता हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, तब आपको ये वाला डेरिवेशन ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। देखो, आपको बेसिकली जो निकालनी है दैट इज लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस, लूप का मतलब क्या है, 2 तार है, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर आ रहा है। इस तरह से एक्चुअली समझाए किताब के अंदर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट एक कन्वेंशनल तरीका जो होता है, वो तरीका ये कहता है कि आप डेरिवेशन को एक तरह से शुरू करिए, एंड तक लेके जाइए, तब एंड में जाके सस्पेंस क्लियर हो जाता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। बेसिकली वेरी यूजलेस। 2 तार हैं, तो इन 2 तारों में आपको ये सप्लाई एंड है या फिर लोड एंड है। तो यहाँ से आपको सप्लाई ले जानी है और यहाँ सप्लाई बेसिकली वापस आ रही है, फेज और रिटर्न, बेसिकली ये चीज़ है। अब ये 2 तार में जो पावर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें दोनों तार का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो बेसिकली क्या देखेगा, एक क्रॉस सेक्शन ये रहा, दूसरा का ये रहा। दोनों के रेडियस R हैं, दोनों का R ही बराबर मान के चल रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D, ये डिस्टेंस D। अब आपको बेसिकली इसकी लूप इंडक्टेंस निकालनी है। लूप इंडक्टेंस का मतलब L। लूप इंडक्टेंस का मतलब क्या है, एक तार की इंडक्टेंस निकाल ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको लूप इंडक्टेंस मिल जाएगी। सिंपल, मतलब पूरे तार की, जितना तार यहां से वहां तक लगा रखा है, 100 किलोमीटर की अगर लाइन है, तो तार टोटल कितना किलोमीटर हो गया। अगर 100 किलोमीटर की लाइन है तो तार कितना किलोमीटर हो जाएगा, 200 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अज्यूमिंग खाली दो तार हैं, हम ये मान के चल रहे हैं, 200 किलोमीटर हो जाएंगे। तो जितनी आप एक तार की इंडक्टेंस निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको बेसिकली लूप इंडक्टेंस मिल जाएगी।
हम लूप इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं, एक तार की इंडक्टेंस निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको लूप इंडक्टेंस मिल जाएगी। इंडक्टेंस जब निकालेंगे तब कैपेसिटेंस निकालेंगे। आर का फॉर्मूला हमको पहले से पता है कि आर कितनी होती है। इंडक्टेंस हमको तार की इंडक्टेंस निकालनी नहीं आती, रेजिस्टेंस निकालना आसान काम है। रो एल अपॉन ए, रो की वैल्यू पता कर लीजिए, कॉपर की या एल्यूमिनियम की जो भी आप यूज कर रहे हैं, और रो निकालने के बाद में उसकी लेंथ नापिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो एल अपॉन ए से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इंडक्टेंस निकालना इतना आसान काम नहीं है। इंडक्टेंस निकालने के लिए ये वाला पूरा प्रोसीजर कैसे निकालेंगे। अब आपको चाहिए बेसिकली इसकी L इज इक्वल टू, इतना आपको पता है, L इज इक्वल टू शाई अपॉन आई। मान लीजिए ये कंडक्टर A है, कंडक्टर B है, तो शाई A अपॉन आई A, तब आपको LA मिल जाएगी। और लूप इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू LA प्लस LB, LA इज इक्वल टू LB, LA इसकी जितनी इंडक्टेंस है उतनी इंडक्टेंस दूसरे तार की भी है, लूप इंडक्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू 2 इंटू LA। इतना करना है आपको बेसिकली। अब उल्टा अगर चलें तो बेसिकली आपको निकालना था 2 इंटू LA निकालना था, उसके लिए आपको क्या चाहिए था, LA चाहिए था। LA निकालने के लिए आपने क्या यूज करा, LA इज इक्वल टू शाई ए अपॉन IA की वैल्यू आपको पता है, इसके अंदर जो करंट जारी दैट इज IA, इसके अंदर जो करंट जारी दैट इज IB, इतना आपको ऑलरेडी पता है। क्लियर, इतना आपको पहले से पता है। अब आपको चाहिए शाई ए। ये शाई ए जो है दैट इज फ्लक्स लिंकेजेस। फ्लक्स लिंकेजेस में और फ्लक्स में फर्क क्या है। फ्लक्स वो है, क्लास का एग्जांपल ही लेते हैं, क्लास का एग्जांपल नॉर्मली सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। फ्लक्स वो है जितना मैंने क्लास में बोला, फ्लक्स लिंकेजेस वो है जो आपके दिमाग के अंदर घुसा, वही बेसिकली काम का निकला। फ्लक्स तो बहुत सारा था यहां पर, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कितना घुस रहा है वही काम का इवेंचुअली निकल के आने वाला है। अल्टीमेटली जो काम का होने वाला है वो वही है जो फ्लक्स लिंकेजेस है। तो फ्लक्स लिंकेजेस आर नोन एज शाई ए। फाई ए इज फ्लक्स, शाई ए इज फ्लक्स लिंकेजेस। क्लियर है यहां तक, ठीक। तो आपको शाई ए निकालना है। अब शाई ए निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। शाई ए is the sum of 3 different flux linkages. This is equal to psi A internal plus psi A external plus psi B external. ये क्या 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 चीजें हैं। आपको psi A निकालना था, लूप इंडक्टेंस निकालनी है, तो मतलब आपको LA प्लस LB चाहिए। LA प्लस LB निकालने के लिए बात वही है, LA इज इक्वल टू LB, तो मतलब 2 इंटू LA, तो LA चाहिए। LA की वैल्यू शाई ए अपॉन IA होती है, IA की वैल्यू दे रखी होगी, आपको शाई ए निकालना है। शाई ए निकाल करके अगर आप उसको IA से डिवाइड कर देंगे तो आपको LA मिल जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लूप इंडक्टेंस मिल जाएगी। ये चीज आपको निकालनी थी। अब शाई ए फ्लक्स लिंकेजेस इसकी जो है इस कंडक्टर की, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, इसके ऊपर 3 इफेक्ट पड़ते हैं। ये चीज ध्यान से सुनिए। शाई ए, इसके अंदर की जितनी फ्लक्स लिंकेजेस हैं वो क्या है। फ्लक्स क्या है, पहले तो ये वाली चीज याद करिए। किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी अगर तार है, उस तार के अंदर अगर करंट फ्लो कर रही है तो फ्लक्स बन जाएगा। ये वाली चीज याद है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी तार के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स बन जाएगा। वो फ्लक्स कहां से लेकर के कहां तक का होगा, ये वाली चीज पता होनी चाहिए। ये रहा मान लीजिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका सेंटर है पॉइंट ए, ये इसका पेरिफेरी है पॉइंट बी, और ये इंफिनिटी है पॉइंट सी। तो फ्लक्स जो एग्जिस्ट करेगा, अगर इस कंडक्टर के अंदर अगर करंट जा रहा है तो जो फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, फ्लक्स जो बनेगा, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ एक फ्लक्स बन जाएगा, एक फ्लक्स बन जाएगा। सिंपल, इतना तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए। और वो किसकी वजह से बन जाएगा, अगर वेरिंग फ्लक्स है तो, वेरिंग करंट है तो फेराडेज लॉ, फेराडे की जो लॉ थी, फेराडे की जो लॉ थी उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स बन जाएगा। खत्म, वो पार्ट खत्म हो गया। अब वो फ्लक्स कहां से कहां तक बनेगा, ए से बी तक बनेगा कि बी से सी तक बनेगा,
कि ए से सी तक बनेगा, कहां से कहां तक बनेगा, ए से बी, बी से लेके सी तक भी बनेगा, ए से बी तक भी बनेगा और बी से सी तक भी बनेगा। तो बेसिकली ए से लेके सी तक बनेगा। सी बेसिकली क्या, इन्फिनिटी है। सी नहीं बोलना चाहिए उसको, मैं गलत कर रहा हूं, एक्चुअली इसको बोलना सीधे इन्फिनिटी चाहिए। तो ए से लेके इन्फिनिटी तक, इसके सेंटर से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा फ्लक्स बनेगा। किसी भी तार में अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके सेंटर से लेके इन्फिनिटी तक फ्लक्स बन जाएगा। ये फ्लक्स कैसा होगा, तो ये फ्लक्स किधर से किधर जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, अंदर से बाहर निकल जाएगा, किधर से किधर जाएगा, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। थंब रूल, करंट अगर अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, बोर्ड के अंदर से निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, दरवाजे की तरफ, तब फ्लक्स किधर बनेगा, किधर होगा, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। जिधर भी करंट जा रहा है उस तरफ अपना थंब पॉइंट आउट कर दीजिए। अगर बोर्ड में से बाहर निकल के जा रहा है तो थंब आपने सामने की तरफ कर दिया। अब फिंगर जो है वो आपको दिखा रही है फ्लक्स किधर से किधर तक का होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लक्स बन कहां रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक क्लास में एक प्रॉब्लम नोट करी, जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए सब लोग, बड़ी काम की चीज है, बड़ी सिंपल सी। जनरेटर का प्रिंसिपल ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उसमें वो क्या कहते हैं, पूरा डायग्राम याद है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कंडक्टर ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं उसे। इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म वो सुनिए। उनको ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये क्या है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दो मैग्नेट रख दिए, कंडक्टर ऐसे रखे हुए हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं, घुमा क्यों रहे हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं कर रहे, आड़े तिरछे क्यों नहीं कर रहे, कंडक्टर ऐसे गोल गोल से क्यों बना रखे हैं, सीधे क्यों नहीं बना रखे, सेवरल थिंग्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। सबसे सिंपल तरीका, ये रहा मान लीजिए मैग्नेट, ये रहा कंडक्टर। अब ये बताइए, मैग्नेट ये रखा है, कंडक्टर ये है, कंडक्टर को मैं किधर से किधर तक घुमाऊं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल्स के साथ में ये प्रॉब्लम है, कितना सबसे ज्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। मैग्नेट अगर ये है, नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा, और ये अगर एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को मैं किधर से किधर तक घुमाऊं, किधर से किधर तक ले जाऊं, जिससे कि इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाए, ईएमएफ बन जाए। कहां से कहां तक, नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ से साउथ का मतलब क्या है, ये आई एम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये वाली प्रॉब्लम समझ आएगी। नॉर्थ साउथ का मतलब है क्या, कंडक्टर को यूं घुमाऊं, यूं घुमाऊं, कि यूं घुमाऊं, कि यूं घुमाऊं, कि इसके अंदर मैग्नेट के अंदर घुसा करके वहां से यहां निकालूं, हजार तरीके। और नॉर्थ से साउथ यहां तक ले आने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको यूं घुमा करके यहां से लेके यूं आ जाऊं तो क्या मैं नॉर्थ साउथ तक लेके नहीं आया। समझे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। प्रॉब्लम ये है, इतनी सिंपल चीज जिसके ऊपर बेस हमारी पूरी मशीन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये चीज सबसे बेसिक लेवल की चीज हमें कंफ्यूज कर देती है कि मैग्नेट अगर यहां रखा हुआ है, कंडक्टर अगर ये है, तो कंडक्टर को किधर से किधर तक ले जाए कि इसमें ईएमएफ बन जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से पास कराने कैसे कैसे सीधे लेके जाऊं, ऐसे कि ऐसे, सीधे मतलब ऐसे, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, सीधा तो ये भी है, ये भी सीधा है। इसका जवाब बहुत मुश्किल है। मैग्नेट ये रखा है, कंडक्टर ये रहा, ईएमएफ बन गया। समझे मतलब, कहीं भी मैग्नेट रखा हो, कहीं भी आप कंडक्टर हिलाना शुरू कर दिए, ईएमएफ बन जाएगा, कहीं भी। ये चीज हमको दिमाग में घुसती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में सवाल इतने सारे आए थे। मेरे दिमाग में सवाल यही है, कंडक्टर कैसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, ऐसे ले जाएं, कैसे भी कर दो आप। मैग्नेट के चारों तरफ से घुमाना शुरू कर दीजिए, फ्लक्स बन जाएगा। मैग्नेट के यूं घुमाइए, फ्लक्स बन जाएगा। यूं कर दीजिए तो भी फ्लक्स बन जाएगा। यूं इसको यहां रखा है और यहां पे यूं गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए तो भी फ्लक्स बन जाएगा। कुछ भी कर दो, बस खाली इस कंडक्टर को हिलाना शुरू कर दो। फर्दर मैटर, कंडक्टर अगर आपने फिक्स रखा है, मैग्नेट को हिलाना शुरू कर दिए तो ईएमएफ बनना शुरू हो जाएगा।
ये है सबसे सिंपल चीज। यही प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये वाली होती हैं जो हमको हमारे दिमाग में परेशानी क्रिएट करती हैं। इसको किधर से किधर भी घुमा लीजिए, उसके अंदर बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा इसका। आप इसको अगर यहां रखे हैं मैग्नेट को, और इसको लेकर के अपने पूरे ब्रह्मांड से बाहर चले जाइए, वहां हिलाना शुरू कर दीजिए, तो भी इसके अंदर ईएमएफ बन जाएगा। ये वाली बात दूसरी है कि उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, यही पॉइंट है। ये एक्चुअली सही बात है। इसको आप मैग्नेट आप यहां रखिए और कनेक्टर को लेकर के वहां दिल्ली पहुंच जाइए, वहां हिलाना शुरू कर दीजिए, तो भी इसके अंदर बन जाएगा। इसके इफेक्ट की वजह से, इस मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से वहां पर इसके अंदर ईएमएफ बन जाएगा। ऑल्दो दैट विल बी नेग्लिजिबल, वो इतना छोटा होगा कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि ये पूरी तरह से इसके फ्लक्स के इफेक्ट में रहे। जितना इसके पास में रहेगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स काटेगा उतना ईएमएफ इसके अंदर ज्यादा बनने वाला है। और बाकी जितना भी डिजाइन है, ये गोल गोल क्यों बनाए गए? जिससे कि मैक्सिमम फ्लक्स काटे, फ्लक्स वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो, बस खाली वही डिजाइन चीजें बना रखी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसी लाइंस पर ये वाली चीज है कि इसका फ्लक्स ए से लेकर के बी तक एग्जिस्ट कर रहा है। फ्लक्स कैसा घूम रहा है, ये प्रॉब्लम है। कंडक्टर अगर ये है तो फ्लक्स की जो लाइंस हैं वो ऐसे ऐसे घूम रही हैं। अगर आपने थंब इधर कर दिया तो यो लाइंस चारों तरफ फ्लक्स, एक फ्लक्स की लाइन ये हो गई, दूसरी ये लाइन ये हो गई, तीसरी ये लाइन हो गई, चौथी ये लाइन हो गई, पूरी यहां से ये लेके यहां तक इसके चारों तरफ फ्लक्स बन रहा हुआ है। और वो फ्लक्स इसके पास में थोड़ा थोड़ा सा है, जैसे दूर दूर चलते जाएंगे। मान लीजिए कनेक्टर है, तो लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स की लाइंस कैसी हैं? ऐसी, जितना दूर चलते जाएंगे उतना फ्लक्स की लाइंस जो है दूर दूर होती जाएंगी। लेकिन कंडक्टर जो है इसमें लाइंस ऑफ फोर्स यहां है, यहां है, यहां है। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, यहां पर अगर मैं लाइन बनाऊं तो यहां कोई फ्लक्स नहीं है, यहां फ्लक्स नहीं है, इसके चारों तरफ फ्लक्स है, इसके चारों तरफ फ्लक्स है। इसके आगे यहां पे फ्लक्स नहीं है। इसकी सीध में इतना थिक पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरे उसके अंदर फ्लक्स बना हुआ है इस कंडक्टर की वजह से। ये वाली बात दूसरी है कि वो बहुत छोटा है, दूर जितना दूर चलते जाएंगे वो बहुत छोटा उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर भी फ्लक्स बन रहा है, कंडक्टर के अंदर भी वही वैसी फ्लक्स बन रहा है। वो फ्लक्स लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसके बाहर जैसे वही वैसे इसके अंदर भी है, तो इसके अंदर भी फ्लक्स बना हुआ है। तो एक फ्लक्स वो है जो कंडक्टर के अंदर है, उस कंडक्टर के अंदर वाले फ्लक्स की वजह से कुछ फ्लक्स लिंकेजेस बनेंगी। जो फ्लक्स लिंकेजेस बनेंगी वो फ्लक्स लिंकेजेस ये है। इंटरनल फ्लक्स की वजह से जितनी फ्लक्स लिंकेजेस बनी है वो है साई ए इंटरनल। इसी करंट की वजह से जितना करंट इसके अंदर जा रहा था उसकी वजह से इसके बाहर जितनी जितनी लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं वो सारी हैं साई ए एक्सटर्नल। और वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी? बी से लेकर इन्फिनिटी तक। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बात। ये क्लियर होगा सब लोगों को। जो बाहर वाला फ्लक्स है वो बाहर वाला फ्लक्स इसके सरफेस से लेकर के इन्फिनिटी तक का है। तो साई ए एक्सटर्नल जो है वो बी से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा, और साई ए इंटरनल कहां से कहां तक करेगा? ए से लेकर बी तक का। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और है साई बी एक्सटर्नल। इसके अंदर जो करंट जा रहा था उसने एक फ्लक्स बनाया हुआ था, और वो फ्लक्स कहां से कहां तक का था? मान लीजिए यहां पर दूसरा कंडक्टर ये था, इसका ये सेंटर था सी, और इसका जो आउटर था वो था डी। तो इसके दो फ्लक्स थे, एक फ्लक्स वो था जो इसके इंटरनल चल रहा था अंदर, और एक फ्लक्स वो था जो इसके बाहर चल रहा था डी से लेकर इन्फिनिटी तक का। तो वो डी से लेकर इन्फिनिटी तक का जो फ्लक्स होगा वो भी इस पर फर्क डालने वाला है। इसकी जो टोटल फ्लक्स लिंकेजेस होंगी उसमें वो वाला फ्लक्स भी आने वाला है, वो वाला फ्लक्स भी तो पास में चल रहा है। तो इसलिए तीन तरह के फ्लक्स लिंकेजेस इसके ऊपर फर्क डालने वाले हैं, साई ए इंटरनल, साई ए एक्सटर्नल प्लस साई बी एक्सटर्नल। तीन तरह के हो गए। तो साई बी एक्सटर्नल वो कहां से लेकर कहां तक एग्जिस्ट करेगा? डी से लेकर के इंफिनिटी तक का। ठीक, ये हो गया ए से लेकर बी तक का, ये हो गया बी से लेकर इंफिनिटी तक का, और ये हो गया डी से लेकर इंफिनिटी तक का। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो डेरिवेशन आराम से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जबकि ये पॉइंट है बड़ा आसान सा, बहुत सिंपल सा। इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, बहुत कोई मुश्किल वाला पॉइंट नहीं है खरीदने।
ठीक। इस रूम के अंदर का फ्लक्स, मैं मान लीजिए अगर माइक पर जो बोल रहा हूं, बाहर जितनी आवाज जा रही है वो उनके साथ भी वहां भी फ्लक्स पहुंच रहा है, और बगल वाले टीचर भी अगर जोर से बोल रहे हैं माइक पे तो उनकी आवाज यहां पे आ रही है, उसका फर्क पड़ रहा है बाहर। तो इसे दो तीन चीजें हैं, तीन तरह अलग अलग तरह की चीजें हैं जो इस बेसिकली इस फ्लक्स के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, फ्लक्स लिंकेजेस के ऊपर। तो वो इन तीनों को आप अलग अलग निकालेंगे और उनका सम करेंगे, और उसके बाद इसको दिस डिवाइडेड बाय साई आई ए, इसको जब आई ए से डिवाइड कर देंगे यू गेट द वैल्यू फॉर एल ए, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू फॉर लूप इंडक्टेंस। क्लियर है इतना यहां तक का? ठीक है, विल एंड।